हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है एक नई रेशियो के ऊपर है। हमने अपनी बेटा लास्ट रेशियो लेवरेज रेशियो के ऊपर बात करी। लेवरेज रेशियो बेटा हमने ऊपर बहुत डिटेल में बात करी थी, है ना। अच्छी क्लास हमने अपनी लेवरेज रेशियो पे लगा दी थी। पहले हमने स्टार्ट करा था बेटा ऑपरेटिंग लेवरेज। उसको पढ़ाने से पहले बेटा मैंने आपको एक बेस पढ़ा था कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर, है ना। फिर ऑपरेटिंग की बात करी थी, फिर लेवरेज की फाइनेंशियल लेवरेज के ऊपर बात करी थी, फिर जाके हम आए थे बेटा किस पे, कॉम्बिनेशन लेवरेज, सॉरी कंबाइंड लेवरेज, या जिसको डुअल लेवरेज के नाम से या टोटल लेवरेज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल रेशियो है, ठीक है। बहुत डिटेल में बात करें बेटा, लेवरेज रेशियो फॉर सीएमए पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली आप जो आपका करियर है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, ठीक है। रियल लाइफ में जब आप ऐसा मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। साथ ही आज जो एक रेशियो मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, ये है कवरेज रेशियो। इसे कवरेज रेशियो के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 3 ही रेशियोज है बेटा आपके सीएमए यूएसए के सिलेबस में। वैसे तो बेटा ये जो कवरेज रेशियोज हैं ये बहुत ही डिटेल रेशियोज हैं, इसके अंदर और भी रेशियोज होती हैं। जैसे बेटा आज तो ये 3 ही रेशियो पढ़ाऊंगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, है ना, फिक्स कवरेज, फिक्स कॉस्ट कवरेज रेशियो, ये सब मैं पढ़ाऊंगा बेटा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये सब ठीक है, देखेंगे। ये 3 रेशियोज है, लेकिन और भी होती है बेटा। एसेट कवरेज रेशियोज होती है, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस कवरेज, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियोज होती है बेटा। कैश टू डेट रेशियोज, कैश टू डेट सर्विस रेशियोज होती है बेटा। ऐसी बहुत सारी रेशियोज होती है इसके अंदर। लेकिन ये सब बेटा एसीसीआई या सीपीए लेवल तक के लिए। ये सीपीए में भी बेटा इतना नहीं है जितना एसीसीआई लेवल में आपको पढ़ना है, ठीक है। बात क्या है बेटा, आपके सिलेबस में बेटा यही 3 रेशियोज रखी गई है, और वो भी बहुत ही सिंप्लीफाई में। पता नहीं बेटा ये क्या लॉजिक है, मुझको ये चीज समझ नहीं आती। आपके सीएमए यूएसए के सिलेबस में ये रेशियो तो 3 है, लेकिन ये भी बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको दे रखी है। लेकिन एक्चुअली में रियल लाइफ इससे बहुत अलग चलती है बेटा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग चाहिए, कभी आपने किसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करा होगा, मैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ। जो रेशियो आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ बेटा, एक्चुअली लेकिन रियल लाइफ इससे बहुत ऑपोजिट चलती है। मैं इससे बात बता देता हूँ। देखिए ये जस्ट अ फॉर्मूलाज है बेटा। फॉर्मूला की खूबी है बेटा, लोग अपने हिसाब से इसको टेलर कर लेते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि बेटा यही फॉर्मूला आपको ऐसे निकालना है। बेटा फॉर्मूला को आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं, इसके अंदर अपनी कोई चीजें ऐड या डिलीट कर सकते हैं, तब तक जब तक उसका एक पूरा एसेंस चेंज ना हो। बेटा एसेंस सेम रहना चाहिए। जैसे ये एक रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके अंदर आप कोई दुनिया भर की अपनी चीजें ऐड बैक कर लो, माइनस कर लो, ठीक है। लेकिन मेन पर्पस क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना, उससे अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज ऐड या डिलीट करना, मॉडिफाई मतलब मॉडिफिकेशन करने से इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज पे कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा तो कोई नहीं बेटा, टेंशन नहीं, उसको चल जाएगा। तो रियल लाइफ में बेटा आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर एनालिसिस, नए नए लोग बेटा अपनी अपनी चीजों के अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई नई चीजों को डाल के, ठीक है। फिर देखते हैं रेशियो में कैसा इफेक्ट आता है, तो बेटा वो चलता है अपने हिसाब से, ठीक है। सेम गोज विद बेटा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग एक टेक्निक है, एक स्किल है बेटा। वो भी रियल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट चलती है जितना आप यहाँ पे पढ़ते हो। इसका रीजन ये बेटा, मार्केट बार बार चेंज होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। अब बेटा चीजें चेंज होती रहेंगी, लेकिन किताबों में ऑल द टाइम वो चीजें कंपनी होती नहीं। अब पता नहीं रिवाइज एडिशन कब आएगा, पता नहीं कभी। अब सिलेबस चेंज अभी हुआ 2024 में बेटा, इंडस्ट्री के हिसाब से। अब पता नहीं दोबारा सिलेबस कब चेंज हो जाएगा, लेकिन वो रुकते थोड़ी ना, इंडस्ट्री थोड़ी ना रुकती है सीएमए के लिए कि एक अब सिलेबस चेंज करेंगे, हम भी अपनी चीजें तभी चेंज करेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। तभी बेटा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डाला जाता है हर प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, ताकि आपको इंडस्ट्री चेंज क्या हो रही है वो पता चल जाए। यही एक एक्सपीरियंस होता है बेटा, अब उसको आपको अच्छी तरह करना है, तब वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। आ जाते हैं बेटा कवरेज रेशियोज। 3 रेशियोज हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है बेटा हमारी पहली। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो है बेटा, ठीक है। इसको हम अर्निंग्स टू फिक्स चार्जेस भी बोलते हैं बेटा। एक लास्ट रेशियो हमारी है बेटा कैश फ्लो वाली, कैश फ्लो टू फिक्स चार्ज रेशियो बेटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है, ठीक है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ही आपके पेपर में आई है। ये जो पहली वाली है ये तो बहुत ही सिंपल है, ये इतनी पेपर में इतनी नहीं पूछी जाती जितनी ये और ये वाली पूछी जाती है बेटा, ठीक है। ये बहुत पूछी जाती है। तो 2025 का साल वैसे ही है बेटा, हो सकता है इस साल ये कवरेज रेशियोस आपके पेपर में टेस्ट हो जाए। पहली रेशियो हमारी कौन सी है भैया? पहली रेशियो है हमारी बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पहली रेशियो हमारी बेटा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बेटा नाम से ही समझ लो, नाम से ही समझ लो, नाम ही बता रहा है इंटरेस्ट को कवर करने वाली रेशियो। मतलब एक ऐसी रेशियो जो बताती है कि आपकी इंटरेस्ट कवर हो रही है या नहीं हो रही है। बेटा रेशियो क्या बताती है आपको? एनालिसिस ही तो बताती है कि भैया ये है, ऐसे होगा।
अभी इतनी इसकी ज्यादा सेल्स है, इतना इसका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, इसका इतना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतना है इसका सेल्स पे, ये मतलब आपको रेशियो यही तो बताती है कि भैया इसका हिसाब से इतना है। आप एनालिसिस कर सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं। ये रेशियो क्या बताती है? ये रेशियो ये बताती है कि भैया आप कितने टाइम अपना इंटरेस्ट को कवर कर सकते हो। ये तो ये रेशियो बता रही है, लेकिन इसने ये नहीं बताया ये हम इंटरेस्ट को कवर तो कर लेंगे, लेकिन किस चीज से कवर कर लेंगे? अरे कितने टाइम इंटरेस्ट को कवर कर लेंगे वो तो ठीक है, लेकिन किस चीज से कवर कर लेंगे? कोई चीज भी तो होनी चाहिए कवर करने के लिए। हाँ बेटा, वो होता है एबिट। एबिट से कवर करेंगे। अब इसका लॉजिक क्या है कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को एबिट क्या कहते हैं, एबिट से ही कवर करेंगे। बेटा ये इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है ना, आपको पता ही होगा, भली बात है, इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब फाइनेंशियल चार्जेस जो आप देते हैं ना, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। जैसे आपने बैंक से अगर कोई लोन लिया है फोकट में, तो बेटा वो आपको कोई लोन देगा नहीं, आपको बेटा उस पर ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज जनरली बेटा वो 3 कारणों की वजह से लेता है। पहला तो बेटा मार्केट में इन्फ्लेशन है बेटा। अरे बेटा मार्केट में इन्फ्लेशन है, वो आपको पैसा दे रहा है सोचो 3 महीने के लिए। अब बेटा 3 महीने बाद आप उसको पैसा लौटाओगे, 1 लाख लिए सोचो आपने। अब 1 लाख आप उसको 3 महीने बाद एज इट इज उठा लौटा दोगे, तो बेटा 3 महीने में तो लेकिन मार्केट कहीं की कहीं चली जाएगी, महंगाई कहीं की कहीं चली जाएगी। उस 1 लाख की वैल्यू 3 महीने में 1 लाख रुपए नहीं रहेगी। इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर बेटा आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, मैं प्लस 2 वालों की बात कर रहा हूं, तो खैर उनको तो मैं पार्ट 2 के अंदर सेक्शन बी में पढ़ा ही दूंगा। बाकी ग्रेजुएशन वालों को इसके बारे में बेटा पता ही होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या ही होती है, ठीक है। तो आप लोग मेरे बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन डिटेल पढ़ेंगे। मैं तो मान के चल रहा हूँ आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और बेटा अगर पता भी है तो उसको साइड रख के आना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको पूरा सुनना है, क्योंकि अगर आप जो आपके माइंड में ऑलरेडी घुसा हुआ और जो मैं बोल रहा हूँ वो घुसने नहीं देगा उसको। सही बात है बेटा, जब रूम ऑलरेडी कैपेसिटी फुल है तो और बंदे आ ही नहीं सकते, सीधी बात है, ठीक है। तो बात सुनो बेटा मेरी। तो 3 कारणों की वजह से, एक तो बेटा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो उतना इन्फ्लेशन तो होगा नहीं, तो इसलिए वो अपनी इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए आपसे ब्याज की पेमेंट ले लेता है, सीधी बात है। दूसरा बेटा उसका एक रिस्क बहुत एसोसिएटेड है। बेटा आप उसने आपको लोन तो दे दिया 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का लोन दे दिया बेटा, आप लेके भाग गए 3 लाख रुपए। अब उसको 3 लाख रुपए मिला ही नहीं, उसका तो गया ना 3 लाख रुपए का, कुंडा हो गया बेटा उसका तो वो क्या करेगा, 3 लाख आपको, क्योंकि उसका रिस्क है, तो बेटा वो जल्दी से जल्दी चाहेगा मेरा पेमेंट जो मैंने दी है 3 लाख वो मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो जल्दी से जल्दी लेने के लिए वो एक ब्याज आपसे चार्ज करता है, एक एक्स्ट्रा पेमेंट ही होती है प्रिंसिपल के अलावा, बस यही है, ठीक है बेटा। तो इन कारणों की वजह से क्या है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है, ओके। हालांकि इस पे और भी कुछ डिटेल बात है, वो पार्ट 2 पे एक्चुअली वो हमारा मेन टॉपिक है, ब्याज वाला गेम, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 1 में इतना ज्यादा नहीं। हम इंटरेस्ट एक्सपेंस तो वो है बेटा हमारा, ठीक है, आप कोई लोन लेते तो उसमें ब्याज दिया जाता है, ये वही इंटरेस्ट एक्सपेंस है। बात लेकिन ये है, ये एबिट क्या है बेटा? एबिट अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको एबिट। अभी हमारा जब मैंने आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ाया था बेटा, वहां मैंने आपको पढ़ा दिया था ईबीटी एबिट एनालिसिस के ऊपर थोड़ी सी मैंने बातचीत करी थी बेटा, ठीक है। तो और बाकी बेटा मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज भी पूरा पढ़ा दिया, लेवरेज रेशियोज आप पढ़ के आए हो। अब आपको अगर एबिट ईबीटी नहीं पता तो आप लेवरेज रेशियोज पढ़ के क्या आए हो, उसको ढंग से पढ़ो। एबिट कुछ भी नहीं होता बेटा, नाम से ही समझो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको कभी कभी ऑपरेटिंग इनकम के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, कभी कभी ऑपरेटिंग इनकम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी आ जाते हैं बेटा। क्या होता है, यूएस गैप ने ये बोल रखा है कि अगर किसी कंपनी के डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होता है ना बेटा, जैसे इनकम स्टेटमेंट में खैर हालांकि पार्ट में बता रखा है कि कभी कभी कंपनी के कुछ धंधे या कुछ सेगमेंट मतलब बंद हो जाते हैं, तो उसको बंद कर देगी, तो उसमें से जो भी डिसकंटिन्यू ऑपरेशन करके उसके एसेट इक्विपमेंट बेच के नेट जितना फाइनल सेटलमेंट करके जो पैसा आ गया, तो वो भी तो ऐड होगी, लेकिन वो हमारी ऑपरेशन नहीं है बेटा, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, तो उसको ऐड करके भी एबिट आ जाता है, ठीक है। दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स करके भी तो एबिट आता है, तो बेटा ये कभी कभी ऑपरेटिंग इनकम बोला जाता है, लेकिन हमेशा इसको ऑपरेटिंग इनकम नहीं बोल सकते। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। ये अगर ये सब फालतू इनकम नहीं होंगे तो हम फिर इसको ऑपरेटिंग इनकम के इक्वल डाल सकते हैं, टेंशन नहीं लेकी बेटा, अभी तो एनालिसिस पूरा चलेगा, ओके। क्या है बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आइए। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला कैसे जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला बेटा देखिए, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे, चलिए इस एग्जांपल पे आते हैं बेटा। अभी रेशियो क्या होती है देखेंगे, अरे रेशियो अभी मैं बताऊंगा क्यों इसको न्यूमरेटर में रखा है, क्यों डिनोमिनेटर में रखा है, वो भी देख लेंगे ध्यान से। बेटा एबिट की अभी कैलकुलेशन बता रहा हूं कि एबिट क्या होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब आपने जो भी कमाइयां करी हैं वो अभी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले पहले है। बेटा आप धंधा करते हो,
आपने धंधा करा, खूब कमाई करी बेटा, कमाई करके आपने कहा चलो आज मैंने इतना ज्यादा कमा लिया, मजा ही आ गया, चलो अब इसको घर पे ले जाके अपना घर में आराम से पार्टी करेंगे, खाएंगे। बेटा आप रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, प्रॉफिट लेके अपनी जेब में, बेटा प्रॉफिट आपने कमा लिया धंधे से। अरे बेटा सेल्स आपने करी, उसमें से आपने जो सेल्स बनाने का जितना भी खर्चा उर्चा था, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आपने माइनस करी, क्या निकल के आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद दुनिया भर के जितने के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह थे वो भी आपने माइनस करे, आपके पास बेटा प्रॉफिट आ गया। जा रहे थे घर अपने, अब घर जा रहे थे बेटा, उसे एबिट बोलते हैं, अब घर जा रहे थे, आपने कहा चलो ये हमारा एबिट आ गया, अब इसको घर में आराम से खाएंगे, दुनिया भर के खर्चे हमने दे दिए, ये सारा का सारा प्रॉफिट मेरा है। जा ही रहे थे बेटा घर में, बीच में आपको मिल गया बैंक वाला, बैंक वाला मिल गया बेटा। घर जा रहे थे प्रॉफिट खाने, पूरा एबिट के एबिट आपके जेब में पड़ा हुआ एबिट पूरा, आप जा रहे थे, लेकिन ये बीच में आपको ये बैंक वाला मिल गया। उसने कहा किधर जा रहे हो? उसने कहा मैं घर जा रहा हूँ। आपने कहा मैं ये एबिट कमा के लाया हूँ, इस एबिट को कमा के मैं घर में जाके खाऊंगा, पार्टी करूंगा। तो बेटा वो कह रहा है ठीक है पार्टी तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा हिस्सा तो देते जाओ। आप बोलोगे तेरा कौन सा हिस्सा है बे? तेरा कौन सा हिस्सा है? तू क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा भाई? काय का हिस्सा? उसने कहा बेटा मैं बताता हूँ, याद दिलाता हूँ वो दिन जब तू बैंक में आया था मेरे पास रोते रोते कि बैंक भैया मुझे लोन दे दो, लोन दे दो। तो मैंने तुझको तेरी हालत देख के तुझको लोन दे दिया, और बात ये डिसाइड हुई थी कि लोन पे तू मुझे ब्याज देगा। तो बेटा तूने ये लोन लिया, अपने धंधे में लगाया, उससे तूने प्रॉफिट वॉफिट कमाया, तेरा एबिट आया। अब इस एबिट पे मेजर लोन, मेरा इंटरेस्ट तो दे, मेरा हिस्सा है इसमें, क्योंकि तूने मेरे से लोन लिया, तूने धंधे में लगाया, तो तेरा धंधा बढ़ गया उसकी वजह से। तो क्या इस एबिट पे मेरी एक तरीके से इनडायरेक्टली मैंने तेरी हेल्प नहीं करी इस प्रॉफिट को कमाने में, एबिट को कमाने में? वो इसमें से मेरा हिस्सा मुझको दे लाके। तो कह रहा है चल ठीक है यार, तेरा भी हिस्सा बनता तो है। तो बेटा आपने क्या करा? बेटा कहां से दोगे फिर? ये जो इंटरेस्ट ये मांग रहा है अपना बड़ा मुंह खोल के बेटा कि मेरा भी इंटरेस्ट का एक्सपेंस, तो मेरा भी हिस्सा बनता है, मेरा इंटरेस्ट का दो। बेटा कहां से दोगे? ऑब्वियसली बेटा आप जा रहे थे, आपकी जेब में एबिट पड़ा हुआ है, तो बेटा जो जेब में आपकी एबिट पड़ा हुआ है, उस एबिट की गड्डी निकाल के, जो पैसों की गड्डी है आपकी, उसको निकालोगे, उसमें से बेटा आप निकाल के उसको दे दोगे। तो समझ में आया बेटा? इंटरेस्ट का जो पेमेंट का सोर्स होता है क्या होता है, बता दो मुझे जल्दी से। एबिट होता है बेटा। इस रेशियो को समझने के लिए ये कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। जो भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हो बेटा, उसमें ये जरूर लिख लेना कि इंटरेस्ट का जो सोर्स होता है पेमेंट देने का, वो हमेशा एबिट होता है। समझा दिया बेटा लॉजिक से आपने, क्योंकि एबिट कमा लिया, आपने सेल्स करी, उसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी वो माइनस करी, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर दुनिया भर के बेटा सैलरीज वगैरह, रेंट वगैरह, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो भी माइनस करे, तो एबिट आ गया। आपने सोचा अब दुनिया में जितने भी खर्चे थे मैंने तो दे दिए, अब यही मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट है, इसको आप घर जा रहे थे खाने, यही आप सोच रहे थे मैं कंज्यूम कर लूंगा, खा लूंगा, पूरा का पूरा मेरा है। लेकिन रास्ते में ये बैंक वाला मिल गया और अपना इंटरेस्ट का शेयर, हिस्सा मांगने लगा। तो बेटा आप कहां से पे करोगे? कहां से पे करोगे? ऊपर से टपकेगा पैसा उसका शेयर? नहीं, आपके बेटा आप जेब से जो एबिट लेके घूम रहे थे, जो आप सोच रहे थे मैं खा लूंगा पूरा, उसी की गड्डी निकालोगे और उसमें से पे करोगे। तो एबिट इज द सोर्स ऑफ पेइंग ऑल द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। कंसेप्ट समझ में आया बेटा? इतना सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा टेक्निकल है ही नहीं, बहुत लॉजिक है। चलिए बेटा आते हैं। तो बेटा यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक बार मैं आपको एबिट निकाल के बताता हूँ, एबिट कैसे निकालते हैं। बेटा सेल्स रेवेन्यू कितना है? $50 लाख का बेटा सेल्स रेवेन्यू, $50 लाख का इसने टोटल सेल्स कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? मतलब ये जितना भी इसने माल बेचा है ना, $50 लाख, इसको बनाने, ये जितना भी इसने बेचा है, इसको टोटल अब तक मेरा बनाने में खर्चा कितना आ गया, और अब तक इसमें खर्चे और कितने लग गए मेरे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है जो माल मैंने बेचा, ये जो $50 लाख का जो मैंने टोटल माल बेचा, ये तो मेरा टोटल सेलिंग प्राइस है ना, लेकिन इसका टोटल खर्चा कितना हुआ? ये जो जितना भी मार्केट में मैंने माल बेचा है वो $25 लाख है। तो बेटा बट ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना हो गया? बेचे में से कॉस्ट माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आता है। तो बेटा $25 लाख का आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये देखिए $25 लाख का बेटा आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेकिन क्या ग्रॉस प्रॉफिट आपका पूरा प्रॉफिट है? नहीं, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होंगे बेटा, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, नहीं भी बोलता तो हमको पता था। $15 लाख, बेटा $15 लाख का हमका क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरीज वगैरह हो गई, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह हो गई, ये सब आपने खर्चे वर्चे माइनस करके बेटा अब जो आपका फाइनल प्रॉफिट आया, इसको बोला जाता है एबिट, ईबीटी, ईबीआईटी। ठीक है, एबिट आ गया। देखो बेटा सेल्स रेवेन्यू में से कॉग्स माइनस करा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे, तब जाके बेटा आपका एबिट कितने का आया? $10 लाख का बेटा आपका एबिट आ गया।
अब बेटा अब इसको दिमाग में थोड़ी देर लॉक रखो बेटा, $10 लाख आया, अब अपने दिमाग में इसको थोड़ी देर लॉक रखो बेटा, बाद में काम आएगा, अभी लॉक रखो। अब आते हैं बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे, अब आते हैं बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंस पे, यहाँ पे आइए, ये इनकम टैक्स एक्सपेंस है बेटा, इसको हटाओ हटाओ, मैं क्या बात कर रहा हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस की बेटा, इंटरेस्ट का एक्सपेंस, इंटरेस्ट का खर्चा आपका कितना है $2 लाख। अब बेटा स्टोरी में अपने आप को फिट करो, आप जा रहे थे बेटा एबिट, बेटा आपने एबिट कितना कमाया, मैंने बोला था ना लॉक रखो, अब उसको यूज करो। आपने टोटल धंधे से कितना प्रॉफिट कमा लिया, सर हमने तो कमा लिया $10 लाख, बेटा आपने कहा $10 लाख कमा लिया, सारे खर्चे माइनस करे, अब ये $10 लाख मेरा है, अब मैं इसको खाऊंगा, घर जाके पार्टी करूंगा, सब मजा आएगा। तो बेटा $10 लाख आप जा रहे थे घर में, लेकिन बीच में आ गए ये बैंक वाले, आ गए बेटा बैंक वाले, उन्होंने कहा कहां जा रहा है, बेटा घर जा रहा हूं, उसने कहा $2 लाख मेरा हिस्सा देते जा, ये जो $2 लाख का हिस्सा है ये मेरा देते जा। तो बेटा आप कहां से पे करोगे, बेटा आपके ये जो $2 लाख मांग रहा है, ये जो मुंह खोल के मांग रहा है इतना बड़ा, $2 लाख मुझको दे दे, किस हिसाब से कहां से दूं, कहां से दूं। तो बेटा बट ऑब्वियसली जो आप जेब में गड्डी लेकर घूम रहे हो $10 लाख की, डॉलर्स की गड्डी है ना आपके पास ये जेब में $10 लाख की, इसी में से ही तो आप 2 लाख निकाल के उसको पे करोगे। तो बेटा 2 लाख आपने इसमें पे करी, तो हेंस प्रूफ हो गया कि एबिट इज द सोर्स ऑफ ऑल दी इंटरेस्ट पेमेंट्स। चलिए ठीक है सर ये बात समझ में आई, लेकिन ये फॉर्मूला का गेम क्या है, अभी ये बात आपकी समझ में आई कि ठीक है एबिट का और इंटरेस्ट पेमेंट का एक रिलेशनशिप है, लेकिन ये रिलेशनशिप फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे है, मतलब एक रेशियो फॉर्म में कैसे निकल के आ जाता है, ये थोड़ा सा आप समझा देते तो अच्छा हो जाता। हाँ जी सर, ये मैं आपको समझाता हूं बेटा, देखिए बैंक वालों के बताओ एक एक गेम है बेटा, बैंक वाले चीज सोचते हैं बेटा, बैंक वाले आपको बताओ कभी भी लोन ऐसे ही नहीं देंगे बेटा, ये रेशियोज अगर आप कभी सीएफए या एफआरएम पढ़ेंगे ना, वहां पे आपके लिए बड़ी काम की रेशियो है, ये वहां पे बड़ी आपको पढ़नी, और इतनी रेशियो नहीं बेटा, ये तो बहुत टेक्निकल, वहां पे आपको बहुत आगे पढ़नी है, और भी रेशियोज है वहां पे, ठीक है। चलिए, तो बैंक वाले बेटा जब भी आप लोगों को लोन देते हैं ना, सोचो बेटा बड़े ध्यान से कहानी है, बैंक आप जब भी बैंक के पास लोन जाओगे बेटा, वो आपसे दुनिया भर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, उनके लिए तो एक इनकम टैक्स रिटर्न है, आपकी बस एक अच्छी खासी इनकम है, सैलरी स्लिप वगैरह, एक गारंटर, बस उससे काम चल जाएगा। कॉर्पोरेट्स के केस में बेटा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों मांगता है, कभी आपने सोचा है क्यों मांगता है, ताकि वो रेशियोज निकाल सके। अब समझ में आया यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों मांगते हैं, बैंक क्यों मांगते हैं, क्योंकि बैंक रेशियोज निकालना चाहता है, रेशियो से वो ये पता करना चाहता है कि क्या ये जो मेरे से लोन ले रहा है उसको पे कभी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब एक बात होती है बेटा लोन की, बेटा आपने लोन लिया, सोचो $2 लाख का, तो बेटा $2 लाख का आपने लोन ले लिया, ये तो हो गया प्रिंसिपल पेमेंट, लेकिन क्या बेटा आपसे प्रिंसिपल पेमेंट ही करते हो, $2 लाख लेके 2 लाख ही चुकाओगे, या साथ में कुछ ब्याज पेमेंट भी चुकाना पड़ता है। हाँ जी, तो बेटा बैंक वालों ने ब्याज के लिए अपने आप को सेफ रखने के लिए कि भाई ठीक है प्रिंसिपल की पेमेंट, देखो बेटा जनरली क्या है ना, बैंक प्रिंसिपल के लिए ज्यादा मतलब टेंशन होती नहीं, वो तो सॉल्वेंसी रेशियो से वो उसका दिमाग ठीक हो जाता है, सॉल्वेंसी रेशियो से निकाल के। देखो बेटा क्या है ना, मेरी बात सुनो, जो प्रिंसिपल पेमेंट्स होती है ना, वो बैक्ड होती है एसेट से। प्रिंसिपल पेमेंट जनरली क्या होती है बेटा, वो बैक्ड होती है एसेट से, आप एसेट मार्केट में बेच देगी और वो अपनी प्रिंसिपल पेमेंट निकाल लेगी, तो उसके लिए बैंक टेंशन फ्री होती है। लेकिन ये जो ब्याज की पेमेंट्स होती है ना बेटा, ये जो ब्याज की पेमेंट्स होती है, ये बैक्ड नहीं होती किसी भी एसेट्स वगैरह से। हालांकि बेटा ये बस ऊपर ऊपर की बात है, रियल लाइफ में वो भी बैक होती है। देखिए बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको कहते हैं लोन कॉवेनेंट्स। लोन कॉवेनेंट्स यूएस में क्या होगी, लोन कॉवेनेंट कुछ नहीं, लोन एग्रीमेंट होता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है, अगर आपने किसी भी कॉर्पोरेट्स के केस में अगर आपने थोड़ी एक प्रिंसिपल पेमेंट या एक इंस्टॉलमेंट या थोड़े टाइम भी ब्याज की पेमेंट आपने इधर उधर 19-20 कर दी, तो बेटा वो आपको पूरा का पूरा लोन डिफॉल्टर मान लेंगे, और आपको पूरा का पूरा लोन जो आपका सोचो 5 साल में ड्यू होना था, एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट ही ड्यू हो जाएगा, पूरा का पूरा ड्यू कर देंगे बेटा, अभी के अभी जैसे ही आपने डिफॉल्ट करा। बेटा बैंक वाला ये सब एग्रीमेंट्स में लिखा होता है और आपको साइन उसमें कराया हुआ होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट जनरली बैक्ड नहीं होती, अब वो क्या करें, तो बेटा इंटरेस्ट पेमेंट जनरली जो बैक्ड होती है ना, वो सोर्स से होती है। बेटा कहां से होती है, सोर्स से। बेटा गंगा का जो सोर्स है गंगोत्री, वही है बेटा। ऐसे ही बेटा एबिट का जो सोर्स है, इंटरेस्ट पेमेंट का सोर्स है, वो है एबिट। तो बैंक एबिट को ही जाके पकड़ लेता है बेटा, अगर आपको गंगा का फ्लो का लेवल पकड़ना है तो आपको गंगोत्री पे ही डैम लगाना पड़ेगा, सोर्स पे ही पकड़ना पड़ेगा, आपको सोर्स को देखना पड़ेगा कि भैया क्या है इसका फ्लो, कैसे गंगा बह रही है बेटा, वो डिपेंड करेगा गंगोत्री के फ्लो पे। ऐसे ही बेटा यहाँ पे है
एबिट पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे। अब बैंक बेचारी है डाउट में कि यार ये मेरी ब्याज की पेमेंट जो इसने लोन ले लिया, ये जो मेरी ब्याज की पेमेंट है ये दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, बैंक थोड़े डाउट में है इसके लिए। तो बेटा बैंक ने पकड़ लिया उसके सोर्स को, चलो देख लेते हैं इसका सोर्स कैसा है। इसका सोर्स कैसा है? अरे बेटा इंटरेस्ट का देना या ना देना डिपेंड करता है सोर्स पे। अभी मैंने आपको स्टोरी समझाई ना बेटा, बैंक आपके पास आएगा, ला मेरा शेयर दे $2 लाख इंटरेस्ट का, तो बेटा आप एबिट निकाल के ही तो दे रहे थे। तो बैंक ने ये चीज देख ली, अच्छा ये इंटरेस्ट की पेमेंट हमेशा एबिट से देता है, तो एबिट को ही उसने पकड़ लिया बेटा। तो बैंक ने एक रेशियो बनाई कि कितने गुना आप इंटरेस्ट कमा लेते हो, सॉरी कितनी ज्यादा आपकी अर्निंग्स जो आप कमाते हो ना, एबिट कमाते हो, आप इंटरेस्ट ये जो पे कर रहे हो इसके कितने गुना कमा लेते हो। बस एक सिंपल है, इससे बैंक को एक आइडिया पता चल जाता, अच्छा ये ब्याज की पेमेंट का इतना गुना कमाता है, मतलब अच्छा खासा कमा लेता है, मतलब अगली बार ये दोबारा जब कभी लोन लेगा तो ये पे कर सकता है, इसकी अच्छी खासी सॉल्वेंसी मतलब है इंटरेस्ट को लेके। देखो बेटा अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे अब मैं आपको फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ बेटा, फॉर्मूला में पुट करके दिखाता हूँ, वैसे मैंने नीचे सॉल्व कर दिया है। देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस बेटा कितना था, $2 लाख बेटा, लेकिन कमा के कितना आए हो, $10 लाख। बैंक ये देखना चाहता है, बस बेटा बैंक ये देखना चाहता है, कुछ भी नहीं है ये, बैंक ये देखना चाहता है आपका ये जो इंटरेस्ट है, आपका ये जो आपकी, वो ये देखना चाहता है आपकी जो अर्निंग्स है वो कितने गुना कवर करती है इस इंटरेस्ट की पेमेंट को। या सिंपली पुट करूं बेटा, सिंपली पुट करूं तो ये देखना चाहती है कि आप अपना अर्निंग्स जो कमा रहे हो, मतलब एबिट कमा रहे हो, जो लहराते हुए जा रहे थे अपनी गड्डी जेब में लेके $10 लाख, आप इंटरेस्ट की पेमेंट से कितना ज्यादा गुना कमा रहे हो, बस बैंक ये देखना चाहता था। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है, बैंक के पास इतना टाइम है करने का, मतलब ये करने से इसको क्या मिल जाएगा, अभी निकाल के देखते हैं ना बेटा। यहां पे निकालते हैं तो आंसर आएगा 5 टाइम्स। बेटा ध्यान रखना ये जो कवरेज रेशियोज होती है ये टाइम्स के रिस्पेक्ट में आती है, इनको टाइम्स के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है बेटा। बट ऑब्वियसली मैंने आपको लॉजिक बताया ना, बैंक बस ये देखना चाहती है जो अर्निंग्स कमा रहा है ये इंटरेस्ट के कितने गुना कमा रहा है, कितने ज्यादा गुना कमा रहा है। इससे बैंक को ये, जैसे यहाँ पे 5 टाइम्स, मतलब बैंक यहाँ पे देख रहा है अच्छा ये जो एबिट कमा रहा है इंटरेस्ट की पेमेंट से 5 गुना कमा रहा है। बेटा आपने बैंक को 10 लाख में से 2 लाख रुपए निकाल के दे दिए, तो बैंक ने देखा बेटा ये 2 लाख इसने दिए, मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट का 5 गुना कमा रहा है ये, मतलब 2 लाख का 5 गुना कितना हो गया, $10 लाख, 5 गुना कमा रहा है। इसका मतलब बेटा आप ऐसे खर्चे 5 बार दे सकते हो, मतलब बेटा ये 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 5 बार आप ऐसे दे सकते हो। बेटा बैंक मतलब ये देखना चाहता है, मतलब अगर ये वाला, अभी तो आपने $2 लाख का खर्चा ले रखा है, अगर आप कभी दोबारा कोई भी लोन लेते हो और तब अगर दोबारा आपको $2 लाख लेना पड़े तो भी बेटा आप इसमें कवर कर सकते हो, क्योंकि बेटा 5 टाइम्स कवर है। ये रेशो ये दिखाती है कि ये जो अर्निंग्स है ऐसे इंटरेस्ट को 5 बार, इतने अमाउंट के इंटरेस्ट को 5 बार कवर कर सकता है, 5 बार। मतलब अगर ये बंदा ऐसे सिमिलर लोन लेता है, ऐसे 5 सिमिलर लोन लेता है, तो बेटा 5 सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। तो बेटा इसकी एबिट में इतना दम है कि बेटा ये 10 लाख में से 2 लाख इसको निकाल के देगा, फिर इसको निकाल के देगा, इसको निकाल के देगा, इसको निकाल के देगा, इसको निकाल के देगा, सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन सारी की सारी इंटरेस्ट पेमेंट दे देगा, इस पर दम है। कितने टाइम्स? ओनली 5 टाइम्स। लेकिन अगर उसने गलती से छठा लोन ले लिया, उसके 2 लाख की पेमेंट को देने की इसकी औकात नहीं है। लेकिन बेटा क्योंकि इसकी जो अर्निंग्स है सिर्फ 5 बार ही कवर कर सकती है, सिर्फ 5 टाइम्स। तो ये था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बैंक ही दिखाता है अच्छा 5 बार अगर ऐसा लोन लेगा तो होगा गड़बड़, तो मजा आएगा, मतलब 5 बार इसका कवर कर सकते हैं, तो बैंक सेफ हो जाती है। अच्छा इसकी कोई आइडियल रेशियो होती है क्या सर? बेटा जनरली कवरेज रेशियोज की कोई आइडियल रेशियोज नहीं होती, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये बोलते हैं जितनी ज्यादा उतना बढ़िया। लेकिन बेटा एक दिक्कत है, जितना ज्यादा शुगर मीठा हो जाएगा तो बेटा डायबिटीज भी हो जाएगी। जितनी ज्यादा अर्निंग कवरेज रेशियोज होगी बेटा उससे बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। मतलब एक बहुत बड़ी गड़बड़ इन द सेंस एनालिसिस, जो एनालिसिस्ट होते हैं बेटा वो थोड़े से डर जाएंगे। बेटा क्यों सर? बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, बेटा सुनो, अगर आपकी रेशियो बहुत ज्यादा है, सोचो आपकी 10 है बेटा, मतलब सोचो आपकी 10 है, 10 मान के चलते बेटा आपकी जो ये रेशियो है ये 10 है, तो बेटा इससे पता क्या प्रतीत होता है? इससे ये प्रतीत होता है कि आप कि जो अर्निंग्स रेशियो वो 10 टाइम कवर कर सकती है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर हम 10 बार लोन लेंगे तो सर हमारी अर्निंग्स ऐसे 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 लल्लू पंचू हो गए, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उनको 10 बार झेल लेंगे। बोलते हैं ना अबे ऐसे मैं तो अकेला ऐसे 10 को झेल लूंगा,
ऐसे ही एबिट बोल रही है, ऐसे तो मैं 10 इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को मैं अकेला झेल लूंगा, ऐसे बोल रहा है एबिट। तो यही है, लेकिन इससे दिक्कत क्या हो जाएगी बेटा, इससे दिक्कत क्या हो जाएगी, आपकी जो 10 टाइम जाएगी ना, पता है कैसे आएगी, आपकी एबिट, आपकी जो एबिट है बेटा वो बहुत ज्यादा होगी, और आपका ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये बहुत कम होगा बेटा, तभी तो आएगी। अरे बेटा ये आपकी सोचो, मान के चलते कांस्टेंट है 2 लाख, और आपकी एबिट बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, तो बेटा बट ऑफ में से कोएफिशिएंट कम आ जाएगा। अरे आप ये तो सिंपल सेकंड क्लास की मैथ्स है बेटा, आपको पता है जब डिनोमिनेटर कम होता है न्यूमरेटर बढ़ता रहता है तो कोएफिशिएंट ज्यादा आता है। कोएफिशिएंट क्या होता है, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो तो बढ़ता हुआ आएगा ना, फाइनल आंसर तो बढ़ता हुआ आएगा। तो बेटा यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी, इसका मतलब आपकी जो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये कांस्टेंट है, आपकी अर्निंग बढ़ती जा रही है। तो सर इसमें दिक्कत क्या है, अच्छा तो अर्निंग बढ़ रही है, आपका क्या क्यों जबरदस्ती नुक्स लगा रहे हो इसमें। बेटा मेरी बात सुनो, इसमें क्या दिक्कत है, अगर आपकी इंटरेस्ट $2 लाख कांस्टेंट है, इसका मतलब एनालिसिस ये समझ जाएंगे कि आप जो अपनी कैपिटल फाइनेंस करते हो, धंधे में जो फाइनेंस का मतलब जो आपका सोर्स है वो डेट नहीं है, इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा इक्विटी पे डिपेंडेंट हो। और बेटा इक्विटी का मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सोर्स होता है इक्विटी का। इक्विटी इज अ वेरी एक्सपेंसिव सोर्स बेटा। आपको बेटा कैसे होता है बेटा, उसकी नेक्स्ट लेवल फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, आपको अंडर राइटर्स की कभी ज्यादातर यूज करना पड़ता है, अगर आपका आईपीओ निकल रहा है बेटा, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल फीस उनकी जाती है बेटा। तो एसईसी की बेटा रेगुलेशन फीस होती है, उसको लिस्ट कराने की फीस होती है बेटा, आपको सिक्योरिटी रखनी, आपको पूरी लीगल टीम रखनी पड़ती है बेटा, नेक्स्ट लेवल खर्चा है। फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी होती है, तभी हम फ्लोटेशन कॉस्ट कंसिडर करते हैं निकालने में। तो बेटा इतना ज्यादा जब खर्चा हो जाएगा, दूसरा बेटा दूसरा सबसे बड़ा उसमें ओनरशिप डायल्यूशन हो जाती है। तो बेटा एनालिसिस ये सोचता है यार, ये बताओ ऐसी कंपनी से फिर वो दूर हटते हैं जिसमें ओनरशिप डायल्यूशन हो जाती है। बेटा जितनी ज्यादा ओनरशिप डायल्यूट होगी मतलब उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी बेटा, बात सुनो, जितनी ज्यादा आपकी ओनरशिप डायल्यूट होगी मतलब आपका उतना ज्यादा ईपीएस भी डायल्यूट हो जाएगा। ईपीएस क्या होता है बेटा, अर्निंग पर शेयर होता है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप समझ बाद में समझाऊंगा। तो अभी इसका मतलब क्या है बेटा, डेट क्यों इतना बढ़िया होता है, क्योंकि डेट तो बेटा आपने ले लिया और लेके चुका देंगे, तो बेटा उसकी ना ओनरशिप पे डिपेंड होता, और ज्यादा से ज्यादा एसेट्स भी क्रिएट हो जाती हैं, तो 10 ईपीएस भी बढ़ जाती है। तो बेटा इस इक्विटी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं इसको, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके क्या होती है। तो बेटा यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, तो जितनी ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है, कवरेज रेशियो ज्यादा है, उतना ज्यादा बेकार होता है वैसे, मतलब ज्यादा हो ठीक है लेकिन ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर एनालिसिस ये सोचेंगे ये डेट से ज्यादा पैसा नहीं उठाता, ये अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स को कम से कम रखता है, मतलब डिनोमिनेटर को कम से कम रखता है, तो एबिट तो बढ़ती रहेंगी। और बेटा एबिट बढ़ती रहेंगी लेकिन डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब क्यों नहीं बढ़ रहा है डिनोमिनेटर, क्योंकि तू ज्यादा लोन नहीं ले रहा, ज्यादा लोन नहीं ले रहा, इसलिए तेरी ब्याज की पेमेंट्स बढ़ नहीं रही। तो बेटा आप इंटरेस्ट मतलब आप ज्यादा डेट नहीं उठा रहे, इसका मतलब आप इक्विटी पे ज्यादा रिलाई हो रहे हो, और दैट्स वेरी एक्सपेंसिव सोर्स। तो बेटा ये एक एनालिसिस है, तो मैंने आपको ये बताया बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपका क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगली क्लास में बेटा मैं आपको जो नेक्स्ट रेशियो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो, या अर्निंग टू फिक्स चार्जेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।